पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। एरियर अदायगी को लेकर वित्त विभाग ने फिर से नई गाइडलाइंस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए वित्त विभाग अपनी पुरानी नोटिफिकेशन को आधार बनाकर इसमें संशोधन करने जा रहा है। 1 लाख रुपए का एरियर 5 किस्तों में देने को लेकर पहले वित्त विभाग ने पुरानी नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन पर आज वित्त विभाग ने स्टडी किया और इसमें 1 लाख की राशि का तय की गई थी कि अगर किसी कर्मचारी पेंशनर्स का 1 लाख रुपया एरियर बनता है तो 1 साल के भीतर 5 किस्तों में यानी 20-20 हज़ार रुपये की किस्तें देकर इसे चुकता किया जाए। चूँकि अब कर्मचारी पेंशनर्स का एरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसके चलते अब इस राशि के क्राइटेरिया को लेकर इसे संशोधित करने की पूरी तरह से प्लानिंग कर रहा वित्त विभाग और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि 1 लाख की राशि को 5 लाख तक कर दिया जाए। यानी कि अगर किसी पेंशनर कर्मचारी की 5 लाख देय राशि बनती है, एरियर बनता है, तो इसे 1 साल के भीतर यानी कि 1 लाख रुपया प्रति किस्त और 1 साल के भीतर 5 किस्तों में 5 लाख रुपया चुकता कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट से आए फैसलों पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन प्रदेश के अन्य कर्मचारी पेंशनर्स के लिए एरियर को लेकर इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है। जाहिर तौर पर एरियर की अदायगी को लेकर वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में बड़ा फैसला होगा, लेकिन इससे पहले दूसरे तमाम ब्रांच के अधिकारी पुरानी नोटिफिकेशंस को खंगाल रहे हैं कि पुरानी नोटिफिकेशन में क्या प्रावधान है। जाहिर तौर पर वित्त विभाग इस निंदा से इसलिए जागा क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से बार बार राज्य सरकार को ये आदेश पारित किए जा रहे हैं कि पेंशनर जो 2016 से 21 के बीच रिटायर हुए हैं, उन तमाम पेंशनर्स को उनकी अदायगी, उनका चाहे वो रिवाइज स्केल हो या रिवाइज पेंशन हो, तमाम अदायगियाँ 6% इंटरेस्ट के साथ चुकता की जाए। जाहिर तौर पर एरियर का मसला अकेले पेंशनर्स का नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में मौजूदा ऐसे कर्मचारी हैं जिनका एरियर सरकार को देने को बनता है। जयराम सरकार ने एक हल्का सा एरियर जरूर दिया था, उसके बाद वित्त विभाग ने एक नई नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें एरियर का फॉर्मूला तय किया गया था और उसमें कर्मचारियों ने काफ़ी नाराज़गी जाहिर की थी और कर्मचारियों का यह कहना था कि जो एरियर देने के लिए फॉर्मूला वित्त विभाग ने तैयार किया है उसमें उनके आने वाली पीढ़ियां एरियर लेती रहेंगी। यानी कि जब कर्मचारी इस दुनिया को छोड़कर भी चले जाएंगे तब भी एरियर की पूरी राशि नहीं मिलेगी और उनके आने वाले उनके बेटे पोते उस एरियर को लेंगे। यानी कि एक बड़ी चुटकी बड़ा मजाक उस फार्मूले पर बना था। इसके बाद वित्त विभाग शांत हो गया था, लेकिन लगातार पेंशनर जिस प्रकार से हाई कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कर्मचारी भी हाई कोर्ट की तरफ दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसी के चलते वित्त विभाग इस पूरे मामले को लेकर गंभीर से गहन कर रहा कि आखिरकार इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया जाए। पिछली जयराम सरकार में एक नोटिफिकेशन हुई थी, उस नोटिफिकेशन में कहा था कि मैक्सिमम 50,000 का एरियर एक साथ रिलीज किया जाए और ट्रेजरी को लेकर इसे लेकर चिट्ठी भी जारी कर दी थी कि किसी भी पेंशनर कर्मचारी को एक साथ 50,000 से ज़्यादा एरियर ना दिया जाए। एक और इससे पहले जारी हुई नोटिफिकेशन को भी आज निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक पेंशनर कर्मचारी का अगर एरियर 1 लाख रुपये बनता तो उसे 5 किस्तों में 1 साल के भीतर 20-20 हज़ार रुपए की किस्तों में दिया जाए। लेकिन हमने पहले स्पष्ट किया कि अब ये 1 लाख की राशि बढ़ाकर 5 लाख हो सकती है और 5 लाख का एरियर 1 साल में 1-1 लाख रुपए की 5 किस्तों में मिल सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात, ये नोटिफिकेशन जरूर खंगाली जा रही हैं, इसमें नए नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम निर्णय सोमवार को लिया जाएगा जब वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार तमाम विभागों से बैठक करेंगे। डिपार्टमेंट से ये एजेंडा मांगा गया कि आप लाइए आपके कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका एरियर बनता है, एरियर की राशि कितनी है, कब से कब तक का एरियर है, डीए का एरियर कितना है, कर्मचारियों का एरियर कितना है, पेंशनर्स का एरियर कितना है, 2016 से 21 के बीच रिटायर्ड हुए कर्मचारियों का एरियर कितना है, पूरा ये खाका मंगवाया गया है और सोमवार को इस पर गहन मंथन होगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से पारित आदेश कितने हैं, हाई कोर्ट से कितने डिसीजन हुए हैं। उसके बाद एरियर पर यह सबसे बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार ये जो बार
बार हाई कोर्ट से डायरेक्शन आ रही है और इसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी अदालत से बार बार आदेश पारित हो रहे हैं। आखिरकार इससे कैसे बचा जाए ताकि कर्मचारियों के हित में जिस प्रकार से हाई कोर्ट में आदेश पारित हो रहे हैं उनकी पालना भी हो जाए और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति भी ना डगमगाए। बहरहाल हिमाचल प्रदेश के स्कूलों पर भी कल महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि कल शिक्षा विभाग के सचिव राकेश कंवर ने बैठक बुलाई और इस बैठक में राज्य के जो कम छात्रों की संख्या वाले स्कूल हैं उन स्कूलों को बंद करने और दूसरे स्कूलों में मर्ज करने पर फैसला होगा। साफ तौर पर सरकार ने इसके लिए पॉलिसी भी बनाई है कि जिन स्कूलों में 2 से कम छात्रों की संख्या उन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा और जिन स्कूलों का रेडियस 2 से 2.5 किलोमीटर के भीतर है और छात्रों की संख्या कम है उन्हें दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और मोटे अनुमान के तौर पर हिमाचल प्रदेश में 800 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक से दूसरे स्कूलों से दूरी करीब 2-2.5 किलोमीटर की है या छात्रों की संख्या 2 से कम या 5 से कम है। अब क्या सरकार अपनी पिछली गाइडलाइंस में इसमें बदलाव करना है या नहीं करना, इसे लेकर कल शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने डायरेक्टरेट और सचिवालय के अधिकारियों को बुलाया है और इस पर भी कल महत्वपूर्ण फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश के पटवारी कानूनगो का स्टेट कार्डर, ये जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कैबिनेट में यह आदेश पारित किया और इसे लेकर अब कैबिनेट की प्रोसीडिंग भी जारी हो गई है, लेकिन जो पटवारी कानूनगो इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए जरूर एक अच्छी खबर है, हल्की सी अच्छी खबर है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में मौजूदा पटवारी कानूनगो या सेकंड या जो कि तहसीलदार है जो कि डिवीज़न के भीतर ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनका ट्रांसफरेबल होगा, यानी उन्हें हिमाचल प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल उनका स्टेट कार्डर नहीं बनेगा। स्टेट कार्डर जो नई निकट भविष्य में भर्ती की जाएगी पटवारी कानूनों की, उनका स्टेट कार्डर बनेगा, यानी कि स्टेट कार्डर का पिछले जितने भी आज तक की भर्ती हुई है उन्हें स्टेट कार्डर में नहीं लिया जाएगा, लेकिन आगे जितनी भी भर्तियां चाहे पटवारी हो, कानूनगो हो या सेकंड क्लास के जितने भी नायब तहसीलदार बनेंगे उनका बाकायदा स्टेट कार्डर बनेगा और इनका कस्टोडियन डायरेक्टर लैंड रेवेन्यू को बनाया जाएगा। लेकिन ट्रांसफ़र अब हिमाचल प्रदेश में किसी भी हिस्से में पटवारी कानूनगो की हो सकती है। ये ट्रांसफ़र को लेकर कैबिनेट ने स्वीकृति, क्योंकि उस दिन ये फैसला आया था कि इनका स्टेट कार्डर बन जाएगा, लेकिन अब इसकी ऑफिशियल प्रोसीडिंग जारी हो, उन पर कार्रवाई भी डिप्टी कमिश्नर करेंगे। लेकिन डीएलआर सिर्फ आने वाले निकट भविष्य में जो पटवारी कानूनगो भर्ती होंगे उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डीएलआर होंगे, लेकिन मौजूदा जितने भी हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उनकी तबादला नीति को लेकर प्रोसीडिंग में स्पष्ट कहा है कि इन्हें प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जल शक्ति विभाग के एसडीओ को अधिशासी अभियंता बनाने की लंबे समय से करीब 1.5-2 महीने से ये फाइल आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते लटकी थी, लेकिन अब इन्हें लंबे इंतजार के बाद इनका एक्शन बनने का सपना साकार हो गया। इनकी सूची तैयार हो गई और इनकी पोस्टिंग की आज शाम तक या कल दोपहर तक इनकी पोस्टिंग की नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। इसी डिपार्टमेंट के जल रक्षकों का मामला भी अब आने वाले समय में कैबिनेट की बैठक में जाएगा, क्योंकि कई सालों से 160 जल रक्षक हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन वेतन महज इनको 5,500 रुपया मिलता है। लंबे समय से जिस प्रकार से बरसात का मौसम हो या बर्फीले स्थानों पर ये काम करते हैं, ये अपनी जान को हथेली पर रख कर काम करते हैं और 5500 रुपये, यानी कि जो एक आला अफसर का टीए बिल बनता है एक दिन का या खाने का लंच का बिल बनता है, उतना एक महीने के बदले इन्हें 5500 रुपया मिलता है। लेकिन इनके लिए दिक्कत यह है कि हिमाचल प्रदेश में जल रक्षक का कोई पद खाली नहीं है। इसके चलते 12 साल से ज़्यादा सेवाएं दे चुके जल रक्षक हिमाचल प्रदेश में नियमित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इनका एजेंडा कैबिनेट की बैठक में ले जाया जाएगा ताकि कम से कम जितने हिमाचल प्रदेश में 160 के करीब जल रक्षक हैं उतने ही पोस्ट क्रिएट करके इन्हें नियमित करने के लिए इन्हें प्रेरित किया जाए, ताकि कम से कम जो दिन रात से काम कर रहे हैं इनके घर का भी गुजारा हो सके और इन्हें सम्मान भी डिपार्टमेंट में मिल सके। आज
HRTC की महत्वपूर्ण BOD आयोजित की गई और इस BOD में 357 कंडक्टर को नियुक्ति पत्र देने का फैसला हुआ। निदेशक मंडल HRTC की स्थिति पर आज प्रेजेंटेशन भी दी और इसमें घाटे को लेकर निगम को उबारने की प्रस्तुति दी गई। निगम में डेली वेज कर्मचारियों की दिहाड़ी बढ़ाने का फैसला लिया गया। 375 रुपये से 400 रुपये दिहाड़ी करने का फैसला लिया गया। HRTC के बेड़े में जल्द 200 स्थानों में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। टेंडर प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है। सरकार ने इसकी गारंटी पहले दे दी है। 25 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की HRTC ने आज हामी भर दी। वोल्वो फ्लीट के रूप में HRTC को तब्दील किया जाएगा। वोल्वो फ्लीट के नाम से जाना जाएगा। 24 नई बसें खरीदी जाएंगी। 250 डीजल बसों को भी HRTC खरीदेगा। 3200 में से HRTC के केवल 231 रूट फायदे में हैं, जबकि बाकी तमाम रूट घाटे में चल रहे हैं। लेकिन आज जो बड़ा फैसला हुआ, लंबे समय से कंडक्टर पास हो चुके थे, कमीशन से उनकी भर्ती हुई थी, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे थे। इस पर आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा इन्हें जल्द अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए जाएंगे। 357 कंडक्टर को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। 16 मार्च 2024 को इनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था, लेकिन अभी तक इन्हें तैनाती नहीं मिली थी। लेकिन अब यह जरूर बात कही गई है कि इन्हें जल्द नियुक्ति दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि BOD में महिलाओं के 50% किराए की छूट पर कोई चर्चा नहीं, ना तो ये एजेंडा था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 50% की जो किराए में छूट है वो यथावत जारी रहेगी। ये सोशल मीडिया की क्रिएशन है, ये मीडिया की खबरें बिल्कुल गलत है, निराधार है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक अवार्ड पॉलिसी में भी तब्दील किया गया। ये पॉलिसी आज जारी कर दी गई और शिक्षक अवार्ड पॉलिसी का नाम अब हिमाचल प्रदेश स्टेट अवार्ड फॉर स्कूल टीचर स्कीम कर दिया गया है। नियमित बधाई टीचर अवार्ड के लिए आवेदन किए जाएंगे। 24 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 6 शिक्षकों को मिलेगा स्पेशल अवार्ड। अवार्डी की कैटेगरी के लिए यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और जिसमें हार्ड और जनरल एरिया से प्रिंसिपल के एक उम्मीदवार को लिया जाएगा। हेडमास्टर भी एक लिए जाएंगे। लेक्चरर जनरल से 2, हार्ड एरिया से 1, DP जनरल कैटेगरी से 1, हार्ड एरिया से 1, PT जनरल कैटेगरी से 1, हार्ड एरिया से 1, TGT जनरल कैटेगरी से 3, हार्ड एरिया से 1, C&B जनरल कैटेगरी से 2, हार्ड एरिया से 1, JBT जनरल कैटेगरी से 4, हार्ड एरिया से 2। शिक्षक अवार्ड के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस बेहद जरूरी रखा गया, मैंडेटरी रखा गया। संबंधित विषय में रिजल्ट 75% से ज़्यादा होना चाहिए। ये हिमाचल प्रदेश के उन शिक्षकों के लिए झटका जो जुगाड़ करके अवार्ड के लिए अपना नाम आगे बढ़ाते थे या अप्रोच लगाकर अवार्ड के लिए नाम बढ़ाते थे। लेकिन नई पॉलिसी के अनुसार वह हिमाचल प्रदेश में उन टीचर्स को अवार्ड दिया जाएगा जो सही मायने में इसके हकदार होंगे। और ये पहली बार क्राइटेरिया रखा गया है कि उसी टीचर को हिमाचल प्रदेश में अब स्टेट अवार्ड दिया जाएगा जिसका अपने सब्जेक्ट में मोर देन 75 अबव 75 रिजल्ट होगा। इसके अलावा 50% सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज़रूरी होंगी। आपको जुगाड़ से आपको शहरों में नौकरी नहीं करनी होगी, बल्कि आपको रिमोट एरिया में भी जाना होगा। फिलहाल 30 जुलाई तक शिक्षक ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 23 जुलाई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई है। पेपर लीक में फंसे 5 अन्य पोस्ट कोड की भर्ती पर फैसला इसमें हो सकता है। कैबिनेट सब कमेटी में रोड मैप तैयार कर कैबिनेट में इसकी अंतिम मंजूरी के लिए प्रपोजल जाएगा। उससे 5 पोस्ट कोड के 600 से ज़्यादा रिजल्ट घोषित हो सकते हैं, जिसमें ड्राइंग मास्टर के 314, लाइनमैन के 186, क्लर्क के 82, JE सिविल के 12, स्टेनोग्राफर के 36 पदों का रिजल्ट घोषित होना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अगस्त तक रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। 3 पोस्ट कोड संख्या 903, 939, 817 के रिजल्ट घोषित करने की कैबिनेट से पहले मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी तक 817 का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया। इसके चलते आज 817 के तमाम जितने भी एप्लीकेंट्स थे, अब वहाँ पर अभ्यर्थी थे, उन्होंने राज्य चयन आयोग का घेराव किया और जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर हड़ताल पर भी बैठ गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब हमारी राज्य चयन आयोग से बात की तो उन्होंने फिर कहा कि हमने 1 हफ्ते के भीतर हम 817 का रिजल्ट घोषित कर देंगे। जाहिर तौर पर जब पिछले महीने हमने राज्य चयन आयोग से बात की थी
तो कहा था कि 10 तक स्क्रूटनी होगी, 15 तक हम रिजल्ट घोषित कर देंगे, 15 को कहा कि हम 20 से पहले कर देंगे। लेकिन आज राज्य चयन आयोग ने नया दावा किया है कि हमने 1 हफ्ता और मांगा, अगले 1 हफ्ते में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि जिस रिजल्ट को घोषित करने के लिए चयन आयोग ने महीनों का नहीं, दिनों का नहीं, सालों का इंतजार कराया है, क्या वाकई वो 1 सप्ताह के भीतर उस रिजल्ट को घोषित कर देगा, या यूं ही जेआईटी वालों को धरने पर बैठकर अपने रिजल्टों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज़्यादा शिक्षक प्रमोशन लट गई है। टीजीटी के एसीआर निर्देशों के बावजूद भी निदेशालय में एसीआर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में लेक्चरर के 900 पदों पर प्रमोशन में देरी होगी। प्रिंसिपल के 240 पदों पर भी प्रमोशन का इंतजार है। 1000 के करीब जेबीटी से टीजीटी का भी रिकॉर्ड नहीं पहुंचा है। सरकार के आदेशों पर भी शिक्षा विभाग में प्रमोशन में देरी हुई है। अब जल्द जिलों की वरिष्ठता के आधार पर एसीआर भेजने के कड़े फरमान सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक ऊना में संपन्न हुई। इसमें लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों के प्रभारियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को सौंपी। पार्टी सूत्रों की माने तो सुजानपुर, गगरेट, कुटलैहड़, देरा, नालागढ़ और लाहौल स्पीति विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की हार की बड़ी वजह भीतरघात है, यानी कि भाजपा को खुद भाजपा ने हराया है। सूत्र बताते हैं कि भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ पार्टी एक्शन लेने का मन बना चुकी है। आज बैठक में यह भी बात उठी कि कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल था, इसलिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी किया। यह भी हार की एक बड़ी वजह है। खासकर सुजानपुर सीट पर पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र राणा की हार के लिए पार्टी की गुटबाजी का ठीकरा फोड़ा गया। इस सीट पर बीजेपी ने भीतरघात की शंका पहले जाहिर कर दी थी। सूत्रों के अनुसार नालागढ़ में भी बीजेपी के बागी हरप्रीत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 13,000 से ज्यादा वोट लिए। यहां पर भी पार्टी के साथ जबरदस्त खेला हुआ, भीतरघात हुआ, जिस कारण वहां पर भाजपा के केएल ठाकुर हार गए। लाहौल स्पीति में भी बीजेपी के बागी पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, दूसरे नंबर पर रहे। यहां पर भी बीजेपी को अपनी जमानत जब्त करवानी पड़ी। देरा सीट पर भी हार की वजह यहां पर भीतरघात बताया गया है। जाहिर तौर पर भीतर से देरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने भाजपा के होशियार सिंह को हराया है। कमोबेश गगरेट और कुटलैहड़ में भी बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी को हार का एक बड़ा कारण बताया गया है। चुनाव प्रभारियों द्वारा पार्टी प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल को सौंपी गई रिपोर्ट अब राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा को सौंपी जाएगी। कार्य समिति में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दोपहर बाद उपस्थित हुए। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदान सिंह, प्रदेश भाजपा प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल इस बैठक में उपस्थित रहे। कार्य समिति में प्रदेश भर से 700 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। अब बड़ा सवाल, क्या भाजपा ने 2 बड़े कारण जिस प्रकार से हार के बताए। पहला, सत्तारूढ़ ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। तो कौन सा दल जो है वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करता? क्या जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी वह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करती थी? दूसरी, पार्टी ने भीतरघात किया। तो पार्टी के भीतरघात के बाद दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं पर भीतरघात का आरोप लगाया जा रहा है, भाजपा नेताओं पर हराने का आरोप लगाया जा रहा है, जब टिकट आवंटन किया गया तो वो दिल्ली बैठकर फैसला हुआ या ग्राउंड लेवल पर किसी को पूछा गया? ये 2 पक्ष हैं। ये भाजपा के बीच 2 पक्ष चल रहे हैं। पहला पक्ष कि हमें भाजपा ने हराया, दूसरा पक्ष जब आपने टिकट दिए तो आपने क्या कैंडिडेट हमारे ऊपर थोप दिए या हमसे पूछा, हमारी राय भी ली? क्योंकि कई नेताओं का यह कहना था, जिसमें रामलाल मारकंडा था या तमाम नेता थे, नाम अब पीछे बात छूट चुकी है, कई नेताओं ने यह बात कही, हमें एक बार बिठाकर पूछ लिया होता कि यह पार्टी का सैद्धांतिक फैसला है, मदद कीजिए, अगला टिकट आपको दे देंगे। लेकिन नहीं माना। जब वर्कर्स के सेंटीमेंट को हट किया गया तो नतीजे इस तरह के आने थे। बहरहाल अब इस हार पर पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। अब देखना क्या वाकई ही कार्रवाई होगी या उन नेताओं को गले लगाना पड़ेगा जिनकी वजह से पार्टी हारी है। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल जैसे कठिन भौगोलिक पहाड़ी राज्यों को अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवहन मिशन अमृत योजना के अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश के अलग मापदंड अपनाए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत के तहत परियोजनाएं जनसंख्या के
आधार पर स्वीकृत की जाती हैं, लेकिन जनसंख्या आधारित मापदंड हिमाचल प्रदेश में लागू करना उपयुक्त नहीं है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ उठाने के लिए मापदंडों में ढील देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की भी समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि परियोजनाओं की लागत समय समय के साथ बढ़ती रहती है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिमाचल प्रदेश के प्रदर्शन की प्रशंसा की और केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग का आश्वासन यहां पर दिया। होम स्टे योजना पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि होम स्टे में बिजली और पानी की सुविधा को कमर्शियल दरों के हिसाब से वसूलने का प्रस्ताव यहां पर आया है, क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में नई एक पॉलिसी बन रही है जिसमें होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी बनाई जा रही है। उनका कहना था कि जो कैबिनेट की सब कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है उससे ये प्रस्ताव दिया गया है कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में होम स्टे हैं उनका बिजली और पानी कमर्शियल दरों पर लिया जाए। इस पर अब कैबिनेट की सब कमेटी को फैसला लेना और 22 जुलाई को इसकी सोमवार को बैठक प्रस्तावित है। इसमें विभिन्न प्रस्तावों पर अन्य मसलों पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि टूरिज्म पॉलिसी है, होम स्टे या तमाम तरह के टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के आगे ले जाने के मुद्दे हैं। सहकारिता विभाग के प्रमाणित अंकेक्षक ने आउटसोर्स पर मर्ज करने की मांग उठाई है। इस वर्ग ने कहा कि उन्हें कमीशन आधार पर न रखकर आउटसोर्स में लाया जाए। इस बारे में प्रमाणित अंकेक्षकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि प्रमाणित अंकेक्षकों को सहकारी सभा के माध्यम से फीस का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फीस देने की जगह सभी ऑडिटर को HPSIDC के अधीन लाया जाए या फिर आउटसोर्स में शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि सर्टिफाइड ऑडिटर के वेतन के नाम पर शुद्ध लाभ का 10% और अधिकतम 20,000 और कम से कम 1,000 फीस तय की जाए। यदि उन्हें सरकार एक मुश्त राशि महीने की देती है तो इससे सरकारी खजाने में भी बढ़ोतरी होगी और जितने भी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सर्टिफाइड ऑडिटर काम कर रहे हैं उनके परिवारों का भी आसानी से गुजारा हो जाएगा। उन्हें शोषण नहीं झेलना पड़ेगा, उन्हें उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आज सुबह से माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड आउटेज के कारण शेयर बाजार से लेकर एयरलाइंस, बैंक और तमाम बिजनेस के अलावा मीडिया हाउसेज आज बुरी तरह से प्रभावित हुए। आउटेज की वजह से भारत, अमेरिका, कनाडा और जापान की सैकड़ों फ्लाइट आज रद्द करनी पड़ी, जिससे लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर में आज सुबह खराबी आने से दुनिया भर में फ़्लाइट ऑपरेशन गड़बड़ा गया। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी से दुनिया भर में एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हुआ। ना तो स्क्रीन पर चेक इन आएगा। अब एक यूपीएससी की बात करते हैं, क्योंकि पूरे देश की बात की जाए तो नीट परीक्षा को लेकर जिस प्रकार से पूरे देश की छवि खराब हुई, क्योंकि जिस प्रकार के डॉक्टर्स की भर्ती में जिस प्रकार की धांधलियां आई वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय था। लेकिन अब यूपीएससी जिस प्रकार से कटघरे में आ गया है, यूपीएससी ने प्रशिक्षु, यहाँ पर पूरा मामला आप जानते हैं पूजा खेड़ेकर का जो मामला है, अब इसे लेकर यूपीएससी ने बड़ा एक्शन लिया है। खेड़ेकर पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा में बैठने, नाम पहचान छिपाने के साथ साथ जाली दस्तावेज देने के आरोप में यूपीएससी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पूजा खेड़ेकर के खिलाफ यूपीएससी ने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का पहले फैसला लिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूजा खेड़ेकर के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी, IT एक्ट और विकलांगता एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पूजा खेड़ेकर के खिलाफ एक्शन लेते हुए यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 की उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने के भी यहाँ पर बड़ा फैसला ले लिया। इसके साथ ही आयोग ने भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आयोग ने आधिकारिक बयान में कहा कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए चयनित उम्मीदवार पूजा, मनोरमा, दिलीप खेड़ेकर की संबंधित में विस्तृत और गहन जाँच की है। इसमें पाया गया है कि जाँच से पता चला कि खेड़ेकर ने अपने नाम, अपने माता पिता के नाम समेत कई चीजों को बदलाव किया, फर्जी बाड़े से पेश किया। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अनुशंसित उम्मीदवार पूजा के दस्तावेजों की गहन जांच की है। जांच से ये पता चला कि उन्होंने धोखाधड़ी करके परीक्षा नियमों के तहत तमाम तरह की व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाने का प्रयास किया और इसका लाभ उठाया है। जांच में यह भी सामने आया कि पूजा खेड़ेकर ने नाम, उसके पिता माता नाम, तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल, ID, मोबाइल नंबर सब कुछ बदला था। असली पहचान
छुपाने की कोशिश की। यह भी खुलासा तब हुआ जब युवा आईएएस अधिकारी अपने पद का रौब दिखाकर आम जनता को हड़का रही थी। ये पूरा मामला समझिए, ये पूजा का पूरा केस समझिए। एक ऐसी युवा महिला अधिकारी जो 2022 में यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस अधिकारी बनती है। आईएएस अधिकारी में उनका प्रोविजनर का ये पीरियड था, लेकिन इसी पीरियड के दौरान उन्होंने लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, आईएएस का रौब दिखाना शुरू कर दिया, सबको हड़काया धमकाया डराया। लेकिन जब उन्होंने लिमिट्स क्रॉस करने शुरू कर दी, उनके इस कंडक्ट से कई लोग परेशान हो गए। तो आखिर लोगों के जहन में ये बात आई, क्या कोई यूपीएससी पास जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ऐसी घिनौनी हरकतें कर सकता है कि पुलिस को धमकाने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाए या अपने रिश्तेदारों के अवैध कब्जों को छुड़ाने के लिए चला जाए। फिर सोशल एक्टिविस्ट पूरी तरह से एक्टिव हुए और इस महिला अधिकारी का भांडाफोड़ किया। लेकिन इस पूरे मामले में जो बड़ी बातें यूपीएससी पर उठ रही है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब देश की जनता का जो कि सबसे कठिन परीक्षा, सबसे जटिल परीक्षा, सबसे पारदर्शी परीक्षा अब तक मानी गई है यूपीएससी, क्या वहां भी धांधली होती है? क्या वह परीक्षा भी देश की सबसे बड़ी परीक्षा कटघरे में है? क्योंकि पहले नीट के कड़वे घूंट ये देश पी चुका है। अब यूपीएससी के कटघरे में आने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक महिला फर्जीवाड़े से आईएएस अधिकारी बन गई। उन्होंने 6 बार अटेम्प्ट किया। साफ जाहिर है आईएएस के लिए 4 अटेम्प्ट होते हैं, फिर उन्होंने 6 अटेम्प्ट कैसे दिए? ये भी रिजर्व कैटेगरी के लिए इस प्रकार का प्रावधान है। लेकिन उन्होंने 6 से 7 अटेम्प्ट कैसे किए? अब ये जांच में खुलासा हुआ है कि 6 से 7 बार वे आईएएस की परीक्षा दे चुकी थी। तो क्या यूपीएससी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा था? उन्होंने कई बार अपनी एज बदली, उन्होंने अपनी आयु को कई बार घटाया बढ़ाया, उन्होंने अपने फ़ोटो बदल कर लगाए, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी बदल दी, उन्होंने माता पिता के नाम बदल दिए, उन्होंने अपने आईडी प्रूफ बदल दिए, उन्होंने अपने घर का पता बदल दिया, उन्होंने अपने कई बार नाम बदल दिए। पहले उन्होंने जनरल कैटेगरी से परीक्षा दी, फिर जब उनको लगा कि जनरल कैटेगरी में बाहर हो गई, उन्होंने फिर ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया। ओपीएससी से एक ओपीएससी की परीक्षा, यूपीएससी की परीक्षा के लिए उन्होंने एक और अटेम्प्ट दिया, वहाँ भी फेल हो गई। फिर विकलांगता का सर्टिफिकेट बना लिया और एक और अटेम्प्ट यूपीएससी की परीक्षा के लिए वहाँ से दिया। तमाम कागज फर्जी बन रहे थे, डेट ऑफ बर्थ फर्जी बन रही थी, बार बार नाम बदले, फर्जीवाड़े से बदल जा रहे थे। फिर उन्होंने ये यूपीएससी की परीक्षा कैसे दी, परीक्षा उत्तीर्ण कैसे हुई, आईएएस अधिकारी कैसे बन गई? हालांकि बताते हैं कि उनका मामला कैट में भी गया, कैट ने भी उनके खिलाफ मामला जो है वो पारित कर दिया, लेकिन बाद में कैट को भी मैनेज कर लिया। यूपीएससी मैनेज हो गई, कैट मैनेज हो गई। इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी परीक्षा जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि जो आईएएस अधिकारी बनकर आता है वो देश की व्यवस्था का संचालन करता, देश को चलाता है। फिर वो ये सब कुछ कैसे हो गया, ये यूपीएससी से बड़ा सवाल है। और जब यूपीएससी को जब ये मामला उनके ध्यान में आरटीआई एक्टिविस्ट के माध्यम से ही ध्यान में आया, तमाम सूचनाएं बाहर आई, करीब 20-25 दिन पहले ये मामला सामने आ गया, तो ये कार्रवाई इतनी डिले क्यों हुई? जब मामला ये सोशल मीडिया पर उछला, जब मीडिया पर ये मामला उछला, तो आखिर 25 दिन के बाद उन पर कार्रवाई का एक्शन अब क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। उधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जल शक्ति विभाग को आदेश जारी कर चौपाल के 7 गांवों को रोजाना पीने का पानी मुहैया करवाने के कड़े आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने विभाग को ये व्यवस्था टैंकरों अथवा किसी अन्य संसाधनों से सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने कहा कि पीने के पानी का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में वर्णित है। जिला शिमला के तहसील चौपाल में गांव सिल्ला, बड़लोग, शापरा कोट, नाहर, थलोग, गगाना और बागना के बाशिंदों को पीने का पानी की समस्या को लेकर प्रार्थी देवेंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी और इस पर कोर्ट ने आज ये साफ कहा कि पीने के पानी का मौलिक अधिकार है जनता का, वो जल शक्ति विभाग को देना पड़ेगा। आप टैंकर लगाओ या किसी दूसरे तरीके से पानी पहुंचाओ, ये सिरदर्दी आपकी है, लेकिन जनता को पानी दीजिए।
जेआईटी की पहले हम बात कर चुके हैं। 817 के अभ्यर्थियों ने आज कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया। रिजल्ट न निकाले जाने के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। परीक्षा परिणाम घोषित करने में हो रही देरी पर अभ्यर्थी इकट्ठा होकर वहां पर राज्य चयन आयोग के कार्यालय के बाहर पहुंच गए थे। अभ्यर्थियों का कहना है उन्हें पिछले हफ्ते रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज दिन तक रिजल्ट नहीं आया। इस मामले में राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष आर.के. पूर्ति का कहना है कि इस पोस्ट कोड संख्या के 1867 पदों को भरने के लिए प्रक्रिया चल रही है। परिणाम तैयार है। चयनित अभ्यर्थियों के विभागों का आवंटन किया जा रहा है। उसके बाद ही आखिरी रिजल्ट घोषित कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। बहरहाल अगली खबर का रुख करें तो सोशल ऑडिट में हिमाचल प्रदेश की कई पंचायतें फंसती हुई नजर आ रही है। हमीरपुर जिला में अभी तक इस प्रकार का कोई मामला नहीं आया, लेकिन अन्य 11 जिलों में सोशल ऑडिट में बड़े स्तर पर धांधली उजागर हुई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में हजारों रुपए, करोड़ों रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। 36 लाख रुपए में से 7,61,000 रुपए की डेविएशन है। यूं कहें कि एक कंपोनेंट का पैसा दूसरे कंपोनेंट में खर्च कर दिया गया, लेकिन अब ये रिकवरी पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत प्रधान से होगी। मनरेगा में ये सोशल ऑडिट चल रहा है। इसके लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई संबंधित बीडीओ को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदेश में 36 लाख रुपए की अभी तक अनियमितताएं सामने आई हैं और ये राशि और ज़्यादा बढ़ेगी। मनरेगा की अनियमितताओं में जिला सिरमौर सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा अनियमितताएं जिला सिरमौर में 33 लाख रुपए की उजागर हुई हैं। प्रदेश में सबसे अधिक गड़बड़ी के मामले मस्ट्रोल व बिलों से संबंधित है, जो कि पंचायतों के पास रिकॉर्ड में ही नहीं है। इसके चलते कई पंचायत प्रधानों की प्रधानी जा सकती है। विकासखंड अधिकारियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की बैठकों में रखी जाएगी। उस पर चर्चा होगी कि आखिरकार ये ऑडिट पैरे क्यों बने हैं। हमीरपुर के अग्निवीर निखिल डडवाल की अंतिम यात्रा आज पूरी हो गई। आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। इससे पहले अग्निवीर का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पहुंचा तो उनकी मां लिपट कर आंसू बहा रही थी। पूरा गांव रुआंसे स्वर में था। वहां पर मातम का माहौल था। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा था। पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से अखनूर से एम्बुलेंस हमीरपुर लाया गया। हमीरपुर के पास अमरो चौक पर सेना के ट्रक में पार्थिव शरीर को शिफ्ट किया गया। सेना के वाहन में पार्थिव शरीर पैतृक गांव ललालड़ी तक लाया गया। निखिल डडवाल की बीती शाम को अखनूर के टांडा में दुखद मृत्यु हुई थी। परिवार को बताया गया कि जवान ने खुद को गोली मार ली थी, उन्होंने हत्या की थी, जबकि पिता दिलेर डडवाल का कहना है कि उनका बेटा खुद को गोली नहीं मार सकता। ये मौत के कारण कुछ और हैं। पुलिस थाना भुंतर की टीम ने बजौरा में बियर की पेटियों से भरा एक ट्रक पकड़ा है। पुलिस टीम ने बजौरा में 4 लेन पर नाकाबंदी लगाई थी। इस दौरान ट्रक पंजाब नंबर के ट्रक को जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान ट्रक से बियर की अलग अलग ब्रांड की 230 पेटियां बरामद की गई। पुलिस ने पेटियों को ले जाने बारे में चालक से परमिट दिखाने को कहा तो वह कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते इस ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। सिरमौर जिला में श्री रेणुका जी बड़ोलिया मंदिर के समीप एक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में कुल 4 लोग घायल हुए। मामला बीती शाम का है। नान से दाऊ की तरफ आ रही कार जैसे ही रेणुका बड़ोलिया मंदिर के समीप पहुंची तो अचानक पहाड़ी से पत्थर कार के ऊपर आ गिरे, जिससे कार सवार 4 लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए ददाऊ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भी भेज दिया गया। बिलासपुर जिला में एक और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। कंपनी पैसा दोगुना करने के नाम पर घुमारवी और झड़ूता के सैकड़ों लोगों का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। ठगी का शिकार हुए लोगों ने इसकी शिकायत तलाई पुलिस थाना में की है। 2 महीने पहले जब ग्राहकों को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने कंपनी के जिला में काम करने वाले अधिकारियों के समक्ष जाकर हंगामा किया। काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई। कंपनी अधिकारियों ने लोगों को 2 महीने में पैसे वापस लौटाने की बात कहकर मामला शांत करवा दिया। अब 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। कंपनी के मालिक और अधिकारी बरठी स्थित कार्यालय को बंद करके फरार हो चुके हैं। लोगों ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 1.5 साल पहले ठगी ने एक FX ट्रेड 1 कंपनी के नाम पर मार्केट में प्रचार किया कि कंपनी में पैसा लगाकर मात्र 30 दिनों में दोगुना पैसा देगी। बीच बीच में लोगों को कुछ पैसा भी दिया गया। कंपनी के अधिकारी स्थानीय होने के कारण सैकड़ों लोगों को करोड़ों रुपया जमा करवा दिए, क्योंकि स्थानीय लोग थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा। इस दौरान लोगों ने सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी भी देते रहे। इसमें
1,60,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक लोगों ने जमा करवाए हैं। जब 6 महीने के बाद पैसे आने बंद हो गए तो उन्होंने कंपनी के मैनेजर से बात की। उसने कुछ समय बाद पैसे लौटाने की बात जरूर कही थी, लेकिन अब मैनेजर समेत तमाम कंपनी के लोग फरार हैं। ऐसे मामले बार बार आते हैं, मीडिया पर बार बार उठाए जाते हैं, लेकिन लालच बुरी बला, यानी कि हम लोग दोबारा ठगी का शिकार होते हैं। बहरहाल भोरंज के तहत भुक्कड़ पंचायत के गांव बैरी भट्टा में 3 कमरों का स्लेट पोस्ट मकान और गौशाला जलकर राख हो गई। हिमाचल प्रदेश में 22-23 को हैवी टू हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राज्य के अनेक स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 24 व 25 जुलाई को भी अनेक स्थानों पर भारी बारिश होगी। बीते 24 घंटों में नाहन शिमला में भारी बारिश दर्ज हुई है। आगामी दिनों में भी सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है और ये दूसरी बार ऑरेंज अलर्ट है। अब देखना इस ऑरेंज अलर्ट में जो बड़ी बारिश की चेतावनी दी गई है वो कितनी स्ट्रिक्ट बैठती है। हालांकि रात के समय ये जरूर कहा था कि हैवी रेन यहाँ पर होगी, लेकिन शिमला में रात 1 से 2 बजे के बीच जरूर भारी बारिश हुई। लेकिन अब भी प्रदेश के कई हिस्से मानसूनी बरसात को तरस रहे हैं और लगातार मौसम विज्ञान केंद्र की जो लगातार पूर्व अनुमान आ रहे हैं उसकी तरफ नजरें गाड़े बैठे हैं कि किसी दिन तो मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी सच व सटीक साबित हो।